जो ये क्वारंटाइन सेंटर बना या जो हमारे मजदूर विदेश बाहर में थे, चाहे वो हरियाणा में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो या नेपाल में हो, हमारे प्रवासी मजदूर बिहार में थे और इन मजदूरों को बिना प्लानिंग का, बिना कोई प्लानिंग के राज्य सरकार ने बिहार में बुला लिए। केंद्र सरकार भी पूरे देश से मजदूरों को अपने बिहार में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, जो जहां समझते हैं कि ये कई जिला बाढ़ से बच जाते कम से कम। नमस्कार, द एडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और कोरोना जैसी महामारी को लेकर के तमाम प्रतिनिधि जो है अपने क्षेत्र के लोगों के हालचाल और साथ साथ चुनावी संगठन को लेकर के व्यस्त है, क्योंकि लिहाजा जो है चुनाव इसी साल होने हैं। नवंबर दिसंबर में चुनाव खत्म होकर के सरकार का भी चयन हो जाएगा। इसी क्रम हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूरे बिहार में जो AIM के जो एक सिटिंग MLA हैं कमरुल हौदा जी, हम उनसे बात करेंगे। हौदा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एडी न्यूज का अपना दिल से स्वागत है, शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका जी। हौदा जी, इसी साल चुनाव होने हैं, चुनाव की बातें करेंगे, राजनीति की बातें करेंगे, तमाम बातें करेंगे, लेकिन जानेंगे जो इस कोरोना जैसी महामारी के बीच आपने अपने जो क्षेत्र है उसका कैसे ख्याल रखा, लोगों के बीच कैसे राहत सामग्री पहुंचाई, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, कोरोना समझिए कि पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में समझिए कि एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। इस आपदा में जो हम ये कहेंगे कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार का भी कोई प्लानिंग नहीं था बिना प्लानिंग के, और राज्य सरकार का भी कोई प्लानिंग नहीं था। अभी जो ये क्वारंटाइन सेंटर बना या जो हमारे मजदूर विदेश बाहर में थे, चाहे वो हरियाणा में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो या नेपाल में हो, हमारे मजदूर बिहार के 27 से 28 लाख मजदूर, प्रवासी मजदूर बिहार में थे और इन मजदूरों को बिना प्लानिंग का, बिना कोई प्लानिंग के राज्य सरकार ने बिहार में बुला लिए। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं था और केंद्र सरकार भी पूरे देश से मजदूरों को अपने बिहार में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, जो जहां पर खड़ते थे, चाहे वो झारखंड में हो, सारे लोगों को बुला लिया। जिसका नतीजा ये हुआ कि आप देखे होंगे कि जो लोग चलने लगे, रास्ते में चलते चलते कुछ लोग तो ऐसा इस महामारी की स्थिति में हो गया कि कुछ लोग पैदल चलने लगे, कुछ लोग साइकिल से चल दिए, कुछ लोग ठेला रिक्शा से चल दिए। इनके नतीजा ये हुआ कि बहुत ऐसे मजदूर जब चलते चलते थक गए और कहीं पर बैठ के थोड़ा आराम करने लगे, रात में एक्सीडेंट में मारे गए। बहुत ऐसे मजदूर हमारा एक्सीडेंट का शिकार हो गया, बहुत ऐसे मजदूर का देहांत हो गया। ये बिना प्लानिंग का केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये मजदूरों को बुलाना, मजदूरों को अपने राज्य में बुलाना, ये कोई प्लानिंग नहीं था, बिना प्लानिंग का था। और इसी तरह से हमारे नीतीश जी बिना प्लानिंग के बिहार में मजदूर को बुला लिए। मजदूर को बुलाने के बाद एक तरफ कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखना है। सही बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका इलाज है, जागरूकता ही इसका इलाज है, जानकारी ही इसका इलाज है। अगर हमें जानकारी नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी तो हम इससे बच नहीं सकते, इस महामारी से बच नहीं सकते हैं। ये जानकारी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे देश में धज्जी उड़ाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर मजदूर को बुला लिया गया और मजदूर जब यहाँ पर आने लगे, लोग रास्ते में धक्के खा करके जब बिहार में पहुंचे, और बिहार में आकर के खास करके मैं सीमांचल का बात करूंगा कि इस सीमांचल में किशनगंज जिला में जब हमारे मजदूर पहुंचे, क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। क्वारंटाइन सेंटर में मैं हमारे विधानसभा क्षेत्र का पोठिया ब्लॉक का बात करता हूं कि पोठिया ब्लॉक में 97 क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। उस 97 क्वारंटाइन सेंटर में हम समझते हैं कि 50 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर का मैं खुद दौरा किए, जहां पर देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा धज्जी उड़ा हुआ है। लोग एक रूम में 20 मजदूर, 22 मजदूर, 25 मजदूर ठूस करके रखा गया है। एक बाल्टी इस्तेमाल करता है
जबकि ये लोग बात करते हैं किट की कि हम हर एक आदमी को एक एक किट देंगे, अलग अलग किट देंगे, एक आदमी को एक बाल्टी दिया जाएगा। जब हमने क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया, क्वारंटाइन सेंटर में जाकर के पहुंचे, लोग फोन करने लगे कि विधायक जी हम लोग बाहर से तो धक्का उक्का खा करके आ गए, लेकिन अब घर भी नहीं जा सकते, हम लोग को क्वारंटाइन करा दिया गया है, स्कूल में क्वारंटाइन करा दिया गया है। और स्कूल की ये स्थिति है कि स्कूल में ना ही बिजली है, न ही पानी का व्यवस्था है। मैंने समझिए कि पीएचईडी को बोल करके कम से कम 15 विद्यालय में पीएचईडी से बोल करके चापाकल गड़वाने का काम किया। ये स्थिति क्वारंटाइन सेंटर का था। जाके देखते हैं कि एक एक रूम में। होदा जी ये तो आप सरकार में नहीं है, सरकार की कमियों को आप गिना रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आई उसके आधार पे आप का जो है वक्तव्य है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे जो आपके द्वारा कैसे कैसे लोगों का हेल्प किया गया, कैसे कैसे लोगों की मदद किया गया, क्योंकि होदा जी ऐसा हुआ जो कोरोना जैसी महामारी के बाद बहुत ऐसे लोग थे जो डेली बेसिस पे जो जिनका रोजी रोटी चलता था वो भी कहीं ना कहीं परेशानी में आ गए। तो टोटल जो प्रवासी मजदूर थे, जो आपके क्षेत्र की जनता थे, उसको कैसे कैसे आप सपोर्ट किए, हम वो जानना चाहते हैं। सपोर्ट हम लोग मजदूर को किए। जब हमारे मजदूर क्वारंटाइन सेंटर में आए, खाने के लाले पड़े हुए थे, लोगों को खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। बीडीओ साहब, सीओ साहब को बोल करके खाने का व्यवस्था करवाया गया। कुछ जगह पर हम लोग अपने से जाकर के लोगों को खाने पीने का व्यवस्था मुहैया करवाए और लोगों को खाने पीने का व्यवस्था मुहैया करा करके क्वारंटाइन सेंटर में रहने के लिए हम लोग निर्देश दिए कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रहो, क्योंकि ये महामारी है। इस महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग और जागरूकता ही सबसे बचाव का कारण है। जब तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा, मास्क नहीं पहना जाएगा, सैनिटाइज नहीं किया जाएगा, तो हम इस महामारी से बच नहीं सकते हैं। हम लोग जाकर के क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को जागरूक किए और अपने स्तर से भी लोगों को मदद करने का, खाने पीने का जो हमसे बन पड़ा वो मुहैया करवाए, लोगों को खाने पीने के लिए दिए। होदा जी अब कोरोना से आगे आते हैं, बाढ़ का भी समय है और महानंदा जो है वहाँ पे कहीं न कहीं देखा जा रहा है जो नदी है वो कहीं न कहीं उफान पे है और अररिया और किशनगंज का जो बॉर्डर आपस में सटता है, कटिहार का बॉर्डर सटता है, तो इसके लिए आप अपने क्षेत्र में किस तरह के इंतजाम किए हुए हैं, कैसे कैसे लोगों को इसके लिए जागरूक किए हुए हैं? देखिए, बाढ़ की स्थिति अभी भयावह है। बाढ़ की स्थिति में बहुत ऐसे जगह है कि कब्रिस्तान कट रहा है, कहीं पर गांव कट रहा है, कहीं पर समझिए कि आंगनवाड़ी केंद्र कट करके गिर रहा है। हम लोग अपने स्तर से जो जल मिश्रण विभाग के एग्जीक्यूटिव है उनको हम लोगों ने निर्देशित किया है, बाजब्ता लिखित भी दिए हैं, लिख करके भी दिए हैं कि आप जाकर के जहाँ पर इस तरह की स्थिति है उन स्थिति का जायजा लेकर के फ्लड फाइटिंग में उनको रोकने का काम कीजिए, उनको रोकने के लिए। देखिए, इस इलाके में एक हमारे जो पूर्व सांसद माननीय तस्लीमुद्दीन मरहूम थे, जो अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी यहाँ पर। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था जो ये महानंदा बेसिन का, महानंदा बेसिन जो प्लानिंग था, वो महानंदा बेसिन प्लानिंग अब तक अधर में रह गया। अगर महानंदा बेसिन प्लानिंग अगर यहाँ पर हो जाता तो हम समझते हैं कि ये किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, अररिया, कटिहार, ये सारे जिले जो है कम से कम बाढ़ से बच जाते। ये महानंदा बेसिन बहुत जरूरी चीज़ था। हमारे मरहूम तस्लीम साहब इसकी आवाज़ उठाए थे और इस पर कुछ एक बहुत हद तक काम भी किए थे, लेकिन अब तक वो सरकार क्यों नहीं देख रही है, काहे सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। अगर महानंदा बेसिन को यहाँ पर बना दिया जाता तो हम समझते हैं कि ये कई जिला बाढ़ से बच जाते, कम से कम बाढ़ से जो प्रभावित है। चूँकि महानंदा में जो नेपाल से जो पानी आता है वो महानंदा में घुसने के बाद अगर महानंदा बेसिन बन जाता तो वो समझिए कि सीधे महानंदा से निकल करके बाहर चला जाता। महानंदा बेसिन अब तक बन नहीं पाया। होदा जी पार्टी AIMMI जो क्या इसका पूरा जो है हम भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम तो शॉर्ट वर्ड में लोगों को बोल रहे हैं, लेकिन अब हम आते हैं आपकी बिल्कुल राजनीतिक बातों पे आते हैं। और आपकी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जो साउथ जो हैदराबाद जो है मेन, वहाँ से जो है इसकी कहीं ना कहीं एक उत्थान हुई, लेकिन बिहार में आप इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस जो कोरोना काल में हुआ ये बाढ़ की जो बातें हैं, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो पार्टी को गाइडलाइन देते हैं, क्या उनसे भी आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात होती है, क्षेत्र की बात होती है? जी जी, उनसे बात होती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात होती है, क्षेत्र के हालात के बारे में बातचीत होती है। क्षेत्र के जो हालात हैं उनसे हम लोग
हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराते हैं कि ये क्षेत्र की ये स्थिति है, बाढ़ का ये स्थिति है, क्वारंटाइन सेंटर का ये स्थिति है। हम लोग सारे हालात से अवगत कराते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को। आपकी पार्टी जो है होदा जी, इसका पूरा पूरा मीनिंग हम जानना चाहते हैं। ये हमारी पार्टी जो है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसको उर्दू में कहा जाए कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी पार्टी की नाम है। और ये पार्टी जो है समझिए कि अभी हम लोग यहाँ से एक सीट जीते हैं बिहार में, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हम इसी पाएंगे हम होदा जी। अब हम चाह रहे थे जो आप, क्योंकि हमारी आपकी बात हो रही थी और जो है आपकी पार्टी के मात्र आप ही एक सिटिंग एमएलए हैं, तो हमारे दर्शक जो है वो कम से कम जो आपकी भाषा में पूरा आपने डिफाइन कर दिया ताकि उनको भी समझ में पूरी तरह से आ जाए। और इसलिए हम ये जानना चाहेंगे जो अब इस साल चुनाव होने हैं, तो आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या जो नीतीश कुमार और एनडीए के लोग कर रहे हैं 15 साल को याद दिला रहे हैं, क्या वो स्टैंड होगा, या फिर उनके 15 साल और इनके 15 साल को आप साइड करके एक नए बिहार के बारे में बात करेंगे? आपकी पार्टी का थीम क्या होगा? अलायंस करने जा रहे हैं, या जो आपका मतलब जो समाजवादी निरपेक्षता की बात करते हैं उनसे जा रहे हैं, या फिर एनडीए के साथ जा रहे हैं, या अकेले लड़ने वाले हैं, कितने सीट पर लड़ने वाले, तमाम सवाल है। क्योंकि आप यहाँ से लीडिंग जो है कर रहे हैं किशनगंज से, कि जो आप हैं यहाँ से एमएलए हैं, आप भी चाहिएगा जो आपकी भी जो संख्या है विधानसभा में बढ़े, तो इसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, ये तो पहले पूरा ब्रेन वॉश कर लिया जाए कि हम एनडीए के साथ कभी थे न है न रहेंगे और न ही जा सकते हैं। जो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जो भी उभर करके आएगा उनके साथ हम सरकार बनाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है बीजेपी का जो बी टीम है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम नाम है इन पार्टी का। मैं उनसे ये कह देना चाहता हूँ कि ये पार्टी, ये जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पूरे देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान बचाओ, ये उनका मनसा है। संविधान बचाओ और दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, वंचितों का वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई अगर इस तरह का गलतफहमी का शिकार है तो ये इसको दिमाग से निकाल दिया। इस बार हम जो बिहार में चुनाव लड़ेंगे, ये पूरी विश्वास के साथ हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत ऐसे दलित के लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ हमारे प्रत्याशी बनेंगे। बिहार में हम दलित को भी टिकट देंगे। पिछले साल 2015 में MIM यहाँ से चुनाव लड़ी थी, बिहार से 6 सीट पर यहाँ पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें एक सीट हम लोगों ने एक दलित के जो पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, दलित को हम लोगों ने टिकट दिया था। तो ये दिमाग से साफ कर लेके हमारे जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, ये लड़ाई दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, पीड़ितों का लड़ाई लड़ते हैं। आपको याद होगा कि गुजरात के अंदर 6 दलित को जब नंगा करके पीटा गया था, जब नंगा करके पीटा था तो पहला आवाज उठाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही थे। उन्होंने ही आवाज उठाया था कि दलितों को गुजरात के अंदर नंगा करके पीटा जा रहा है। तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, शोषितों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, अकलितों की लड़ाई लड़ते हैं। कहीं पर किसी भी हाल में हम लोग एनडीए के साथ न जाएंगे। ये माइनॉरिटी की पार्टी नहीं है, ये मतलब बिल्कुल कभी नहीं। हिंदू मुस्लिम इसमें सब लोग एक हैं। सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों को लेकर के हम लोग राजनीति करते हैं और हमारा देश उस दिशा में जाए। संविधान बचाओ की लड़ाई लड़ते हैं, जो संविधान के साथ आज खिलवाड़ किया जा रहा है, और उस संविधान को बचाने की लड़ाई हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ते हैं। संविधान बचाओ, इसकी लड़ाई हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लड़ते हैं। होदा जी, आपको तो विधान सभा के सदस्य बने हुए साल भी नहीं पूरे हुए हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे जो कैसे आपने मतलब आपकी जो है वो एक जो क्षमता है, आपने चाहा जो ना आरजेडी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बिहार की, ना उसका टिकट, ना फिर जदयू का टिकट, ना बीजेपी का टिकट, सीधा जो है आप ऐसे एक पार्टी का टिकट लेते हैं जो बिहार में कहीं नहीं था और जीत के विधानसभा तक पहुंचते हैं। तो कुछ तो सपना रहा होगा किशनगंज को संवारने की। तो इस 6 महीनों में क्या कुछ ऐसी चीजें थी जो मन में चल रहा था उसको आपने पूरा कर लिया? देखिए, शुरू से ही इस इलाके को, इस सीमांचल को लोग ठगने और छलने का काम किया।
इस सीमांचल में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सारे लोगों ने इस इलाके को वोट बैंक बना करके इस्तेमाल करने का काम किया। चुनाव का टाइम आता था, यहाँ के अकलियतों को, यहाँ के दलितों को वो लॉलीपॉप दिखाते थे और यहाँ के दलितों और अकलियतों को ठग करके लोग वोट ले लेते थे और वोट लेकर के जाकर के दिल्ली के गद्दी में बैठ जाते थे या फिर पटना के गद्दी में जाकर के बैठ जाते थे। आप 2015 में देखे होंगे, 2015 में हमारे नीतीश बाबू जो बिहार के मुखिया हैं, इन्होंने पूरे बिहार में घूम घूम करके वोट मांगने का काम किया था। अकलियतों का वोट, दलितों का वोट, सुस्थितों का वोट मांगने का काम किया था कि मुझे वोट देकर के पटना के गद्दी में बैठाइए और पटना के गद्दी में जब बैठूंगा तो यहाँ का बेरोजगारी को दूर करूंगा, यहाँ के इस सीमांचल की बदहाली को दूर करूंगा और मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, एनडीए के साथ नहीं जाऊंगा, मैं मिट्टी में जहर पी लूंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। जब यहाँ के अकलियत, यहाँ के दलित, यहाँ के वंचित लोग वोट दे करके नीतीश कुमार जी को जिताने का काम किए, वही नीतीश कुमार जी आज एनडीए के गोद में, नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर के बैठ गए। इस इलाके को हमेशा लोग ठगने और छलने का काम किया, वोट बैंक बना करके इस्तेमाल करने का काम किया। मैं जिस सीट से जीता हूं, इस सीट में आज जो हालात है, मैं आपको बता दूं कि यहां पर विकास नाम की कोई चीज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा किशनगंज, और उस किशनगंज के अंदर में हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा में पोठिया ब्लॉक आता है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा पोठिया ब्लॉक। क्या वजह है कि आजादी के बाद से लेकर के अब तक लोग शिक्षा का बात नहीं किया, स्वास्थ्य का बात नहीं किया, यहाँ के किसानों का बात नहीं किया, यहाँ के दलितों का बात नहीं किया। लोग सिर्फ लोगों को लड़ा करके, ये डर दिखा करके कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके ये लोग जीत जाते थे। और इस बार लोगों के अंदर से ये डर खत्म हो गया। ये लोग कह रहे थे कि ये जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पार्टी है, ये पार्टी बीजेपी के साथ में मिला हुआ है। ये यहाँ के जनता ने बता दिया कि अगर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगा। अब लोगों के दिमाग में ये बात आ गया। पहले ये लोग यही डर दिखा करके वोट लेते थे कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगा, लेकिन यहाँ का जनता अब समझ गया, इस सीमांचल के लोग समझ गए कि नहीं, अब अगर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगा। जिसका नतीजा है कि कांग्रेस, वही कांग्रेस जो यहाँ पर लोगों को ठग करके, आप तो अपनी तमाम बातें कह रहे हैं, जो मतलब आप अपनी पार्टी की पूरी बातें रख रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार की जनता जो है ओबीसी जैसे नेता जो राष्ट्रीय स्तर पे घेरने के, सरकार के संविधान को घेरने के लिए तमाम तरह की बातें करती है, कुछ ऐसे बयान भी देते हैं, क्या लग रहा है जो बिहार की जनता, जैसे आप तमाम बातें हमारे पास आप रखे हैं, क्या लग रहा है जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे जो बिहार में आप लोग ऐसा फैक्टर बने जो सरकार बनाने में भूमिका निभाए? साथ साथ हम ये भी सवाल करेंगे जो किशनगंज जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ दूर आगे बढ़ते तो बांग्लादेश आ जाती है। क्या ऐसे में यहाँ की जो एजुकेशन का हाल है, यहाँ की जो बेरोजगारी का हाल है, विजन क्या होगा? हम विजन की बात करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं विजन क्या होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं अच्छी बात है कि विजन क्या होगा आपकी पार्टी का? विजन होगा हमारे पार्टी का कि हम लोग जो अभी चले हैं इस सीमांचल की बदहाली को मिटाने के लिए, सीमांचल में रोजगार के लिए, सीमांचल में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सीमांचल में तालीम के क्षेत्र में सबसे आगे हो। और आज देख लीजिए किसान के हाल। पहले ये इलाका जूट का इलाका था, यहाँ पर जूट का पैदाइश होता था, और हमारे पूर्वज के जितने भी नेता थे या पूर्व के जितने भी सरकार थे, चाहे वो केंद्र के हो या राज्य के हो, ये लोग यहाँ पर एक लॉलीपॉप दिखाया कि यहाँ पर जूट मिल बनाएंगे, और जूट मिल का नाम झूठ मिल साबित हो गया। अब तक यहाँ पर जूट मिल नहीं बन पाया। लोग अब उस जूट का खेती को छोड़ करके मक्का की तरफ प्लान कर गए कि अब यहाँ पर लोग मक्का लगाने लगे। आज ये स्थिति है कि यहाँ पर अगर मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट होता, आज लोग मजबूर है, 800 रुपया, 900 रुपया, 1000 रुपया क्विंटल मक्का बेच रहे हैं। एक तरफ तो बारिश का मार है, अल्लाह ताला का मार है कि बारिश से लोगों का मक्का खेत में सड़ रहा है, और कुछ अगर ले करके काट करके निकाल करके आए हैं तो उसका थ्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं बारिश की वजह से। अगर थ्रेसिंग कर लिए हैं तो उसको सुखा नहीं पा रहे हैं। नतीजा ये हुआ है कि आज लोग मजबूर हैं
1000 रुपया क्विंटल, 800 रुपया क्विंटल, 900 रुपया क्विंटल। जी क्या करेंगे होदा जी के पार्टी? इसके लिए देखिए अब तक यहाँ पर अगर प्रोसेसिंग प्लांट होता तो हम समझते हैं कि वही मक्का जो आज 800, 900 रुपया, 1000 रुपया क्विंटल बिकता है, अगर इस सीमांचल में प्रोसेसिंग प्लांट होता, इस किशनगंज जिला में प्रोसेसिंग प्लांट होता, तो हम समझते हैं कि आज डायरेक्ट मक्का 3000 रुपया क्विंटल किसान को मिलता। जिससे ये किशनगंज विधानसभा है, किशनगंज विधानसभा में पोठिया ब्लॉक है, इस पोठिया ब्लॉक में अनानास काफी पैदा होता है। एक अनानास जो आज 10 रुपया में किसान बेचने के लिए मजबूर है, वो अनानास यहाँ पर 10 रुपया में बिकता है। वो अनानास जब यहाँ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता चला जाता है, वो अनानास का कीमत 100 रुपया हो जाता है। क्या वजह है कि यहाँ पर अगर अनानास का प्रोसेसिंग प्लांट होता तो किसान को सीधे कीमत मिलता है। यहाँ पर जो 10 रुपया का अनानास है वो 50 रुपया, 60 रुपया डायरेक्ट किसान को मिलता। यहाँ कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। अगर हमारी पार्टी आई सत्ता में, अगर हमारी पार्टी यहाँ पर आई तो हम लोग यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट खोलेंगे। यहाँ के किसानों की जो बदहाली है वो बदहाली दूर होगा। शिक्षा में जो बदहाली है वो शिक्षा की बदहाली दूर करेंगे। यहाँ जो स्वास्थ्य की बदहाली है, स्वास्थ्य की बदहाली को दूर करेंगे। ये हमारा प्लानिंग है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये हमारा प्लानिंग है और इसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और इस सीमांचल का बदहाली, ये सीमांचल का बदहाली दूर हो, ये हम लोगों का प्लानिंग है। इस सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम लोग वो लड़ाई लड़ेंगे और लड़ करके सीमांचल की बदहाली को इंशाल्लाह दूर करेंगे। होदा जी, AIM की जो मैनिफेस्टो होगा, एक तो ये है मैनिफेस्टो है, दूसरा है जो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम अंतिम सवाल जाना चाहेंगे, मैनिफेस्टो क्या होगा, कितने सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हम सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारी तैयारी पूरे बिहार में 243 सीट पर है। हमारी संगठन अभी सब जगह बन रहा है। हमारा संगठन जहाँ जहाँ पर मजबूत होगा और हम उसके लिए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, हम लोग सब मिल बैठ करके बात करेंगे कि पूरे बिहार में हम लोगों को कितनी सीट में चुनाव लड़नी है। जहाँ जहाँ पर हमारा संगठन मजबूत होगा, अभी हम संगठन का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में हमारा संगठन का काम चल रहा है। संगठन अगर मजबूत हम देखेंगे जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये बात करते हैं 15 साल बनाम 15 साल की, हम लोग तो बात करेंगे कि 15 साल बनाम 15 साल बनाम 40 साल। 40 साल कांग्रेस भी रही, उसने भी कुछ नहीं किया इस इलाके के लिए। 15 साल में हमारे लालू जी रहे, उसने भी कुछ नहीं किया इस इलाके के लिए। सबने इस इलाके को ठगने और छलने का काम किया। तो 15 साल बनाम 15 साल नहीं, हमारा हिसाब होगा कि 15 साल बनाम 15 साल बनाम 40 साल। हम सारे लोगों से मेरा सवाल हम सबसे पूछेंगे कि 15 साल बनाम 15 साल बनाम 40 साल। इस 70 साल का हिसाब सारे लोग दें, कांग्रेस भी हिसाब दे, राजद भी हिसाब दे और एनडीए के सरकार हमारे नीतीश जी भी हिसाब दे। तो हम लोग अभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह इतना उम्मीद है कि इस बार जो बिहार में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उभर करके आएगा। कोई भी जो समझिए कि सेकुलर जमात का उभर करके आएगा, उसके साथ मिलकर के हम सरकार बनाएंगे। एनडीए से तो हमारा जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम एनडीए में न कल थे, न आज है, न कल रहेंगे। जो भी सेकुलर जमात की पार्टी आएगी, अगर कोई गठबंधन के लिए भी आता है, अभी समय है, समय में कोई गठबंधन आएगा तो हम लोग विचार करेंगे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ बैठ करके, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान। प्लानिंग है इस बार बिहार में, मतलब जोरदार आजमाइश करने की? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी प्लानिंग, क्या एकदम पूरी प्लानिंग। और ये जो है बिहार में एक मुस्तहकम सरकार हो, एक मजबूत सरकार हो, जो मजबूत सरकार हो और बिहार को तरक्की मिले, बिहार की बदहाली दूर हो, इस सीमांचल का बदहाली दूर हो। जो आज 70 साल से इस सीमांचल को लोग ठगने और छलने का काम किया, इस बार सीमांचल की जनता कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ रह करके पूरे बिहार को जवाब देने की काम करेगी और पूरे बिहार को जवाब देगा। और इस इलाके से कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन 20 से 25 सीट हम लोग यहाँ से जीत करके जाएंगे। मैंने जब विधानसभा पहले पहुंचा था तो मैंने उस समय भी कहा था कि 20 सीट इस बार हम लोग बिहार में जीतेंगे और इंशाअल्लाह इस बार 20 सीट जीत करके सेकुलर जमात की सरकार बनाएंगे और बिहार की बदहाली और सीमांचल की बदहाली और सीमांचल की जो तकदीर और तस्वीर बदलेगा, इस बार बदलेगा और हाल में इंशाअल्लाह। मैनिफेस्टो क्या होगा होदा जी, कम शब्द में जाना चाहिए, मैनिफेस्टो क्या होगा पार्टी? मैनिफेस्टो हमारा होगा, मैंने कहा कि मैनिफेस्टो अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं, मैनिफेस्टो के बारे में बताएंगे
और वही है कि इलाका हमारे जो बिहार है, बिहार में अब तक जो लोगों ने ठगने और ठगने और छलने का काम किया, ऐसा मैनिफेस्टो होगा कि बिहार हमारा समझिए कि आतंक मुक्त हो, बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त हो, बिहार भ्रष्टाचार मुक्त बने, सीमांचल भ्रष्टाचार मुक्त बने। इस तरह का मैनिफेस्टो लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ कमरुल होदा थे। बता दें कमरुल होदा जी का जो है अपना एक अलग अनुभव रहा है, जनता के बीच हमेशा से रहे हैं और आज AIM के जो है आज विधायक हैं और बिहार में एक विधायक है, लेकिन इनका यही कहना है जो हमारी पार्टी इस बार कम से कम 20 से 25 सीट जीतेगी इस बिहार विधानसभा में। तो ऐसे ही तमाम अपडेट देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सहयोगी कुमार के साथ अंशु झा, HD न्यूज, किशनगंज।